अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात बलिया की कर लेते हैं। बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक संग्राम सिंह यादव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संग्राम सिंह यादव का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरी गलती की सजा सनातन पांडे को मत दीजिएगा, मैं आप लोगों के बीच में नहीं दिखा, माफी मांगता हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया से खबर है जहां सपा के विधायक संग्राम सिंह यादव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संग्राम सिंह यादव जनता से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरी गलती की सजा सनातन पांडे को मत दीजिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं दिखा, मैं इस बात की माफी मांगता हूं। मैं उसमें से सुनता हूं कि कौन सी चीज मैं छिपा चाहूंगा। अगर आपको मेरी किसी बात से 2 साल में ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। साथियों, प्रयास करूंगा आज के बाद जो शिकायतें मिलती हैं, जो गालियां भी मुझे मिलती हैं, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। गौतम बुद्ध की तरह आप गाली दे दो, मैं उसमें से सुनता हूं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, उसको मैं चुनने का काम करता हूं। एक एक कार्यकर्ता जो मुझसे दुखी है, मैं आज इस मंच से माफी मांगना चाहता हूं, आपका पैर पकड़ना चाहता हूं। मेरे गलती की सजा सनातन पांडे को बच्चे देना मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आपको मेरी किसी बात से 2 साल में ठेस। तो बड़ी खबर आपको बलिया से बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि संग्राम सिंह यादव एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वो जनता से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वो बोल रहे हैं कि मेरी गलती की सजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को मत दीजिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं दिखा और इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो चुनावी सरगर्मी के बीच लगातार तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में मौजूद है। जमानत पर छूटने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस दौरान अखिलेश यादव के साथ मुलाकात भी करेंगे। साथ ही उनके साथ यूपी में आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से मुलाकात कर अरविंद केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सपा के अन्य कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो एक तरफ जहां आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक को मजबूती देने के लिए और एकता का संकेत देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद है। साथ ही अरविंद केजरीवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने देखा था किस तरह से बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था और साथ ही कई घोषणाएं भी की थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि बीजेपी सरकार 5 किलो राशन दे रही है, हम 10 किलो राशन गरीबों को देंगे। ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी करेंगे, साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे और जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी से यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद है। मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, साथ में मिलकर मजबूती दिखाते हुए क्या संदेश देने की कोशिश? जी बिल्कुल रिया, अगर बात करें यूपी की सियासत की, तो यूपी की सियासत में इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और साथ ही साथ एनडीए को टक्कर देने के लिए कई दिग्गज अब यूपी में एंट्री कर चुके हैं। जिस तरह से खड़गे ने कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने
बड़ा हमला भी बीजेपी पर बोला और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला जो बयान दिया है, ऐलान किया है, ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें भी कहीं न कहीं बढ़ाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की पूरी तरह से लग रही है। और आज की बात करें तो जेल से छूटने के बाद पहली दफा अरविंद केजरीवाल अब यूपी की सियासत में एंट्री मार चुके हैं। आज थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और मोहम्मद आसिफ, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्या माना जाए, क्या समय? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 10 बजे दिया गया था और अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, यानी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मोहम्मद आसिफ, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जमानत पर जिस तरह से बाहर है, दिल्ली के बाद अगर अब कहीं प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है, तो किस तरह से देखा जाए? क्या ये अहमियत समझ रहा है इंडिया गठबंधन की? अगर केंद्र में आना है, सत्ता पानी है, तो यूपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी निश्चित तौर पर रिया, बता दें कि यूपी की सियासत काफी अहम रोल रखती है लोकसभा चुनाव में और यहीं से होकर दिल्ली का रास्ता भी तय होता है। और बता दें कि यही वजह है कि वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, कन्नौज से अखिलेश यादव और साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री, अगर बात करें यूपी के कैबिनेट मंत्री की तो अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री है वो अकेले से चुनाव लड़ चुके हैं। कुशीनगर से आरएसएस की प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी ताल ठोक रहे हैं। संत कबीर नगर से डॉक्टर संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री वह चुनावी ताल ठोक रहे हैं और साथ ही साथ मऊ से कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर चुनावी ताल, उनके बेटे चुनावी ताल ठोक रहे हैं और सुल्तानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी चुनावी ताल ठोक रहे हैं बीजेपी से प्रत्याशी। ऐसे में जिस तरह से जो चुनावी परिणाम आ रहे हैं, जो चर्चा चल रही है और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की बिल्कुल कई हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम दिग्गज हो। क्या यही वजह है मोहम्मद आसिफ की उत्तर प्रदेश को सियासत का सेंटर या केंद्र भी कहा जाता है? जी बिल्कुल लिया, यहाँ पर अगर सियासत का सेंटर कहा जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि 80 सीटों को ऊपर चुनाव होता है। लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिस पार्टी का दमखम कायम रहता है उसी की सरकार भी केंद्र में बनती है। अगर बात करें तो पिछले कई लोकसभा चुनाव में बात करें तो यूपी में ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा था और इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार और चुनावी अभियान पूरी तरह से तेज कर दिया है, जिससे जिन्हें टक्कर देने के लिए अब इंडिया गठबंधन की एंट्री हो चुकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल, लेकिन मोहम्मद आसिफ ये चीज समझना भी काफी ज्यादा बेहद जरूरी है कि 2019 में हमने देखा था समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कुल मिलाकर 15 सीटें वो ला पाए उत्तर प्रदेश में। उससे पहले 2017 में ये प्रयोग हम देख चुके हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है ये भी कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पाई थी। तो अब की बार जब 2024 का रण है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल की ये तिगड़ी क्या कुछ कमाल कर पाएगी? जिस तरह से अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली और केंद्र में सरकार बनी। और इससे पहले गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में सपा और बसपा का भी गठबंधन हो चुका था और अरविंद केजरीवाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वह कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को डिफीट मिली थी और अब जिस तरह से यह गठबंधन हुआ है और जो सोच रखी जा रही, लगातार हमले किए जा रहे हैं सपा प्रमुख और इंडिया गठबंधन के नेताओं की, और बात अब विकास के बजाय, राष्ट्रवाद के बजाय अब राशन पर चली आई है। और वही दूसरी तरफ इस तरह से पेपर लीक मामला और किसानों को इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन एनडीए को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके पहले भी यह पैतरा
इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की तरफ से अपनाया जा चुका है। लेकिन कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है बीजेपी के, उन्हें मात मिली थी। और बिल्कुल, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश यही कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका जाए, बल्कि उन्हें पिछाड़ा भी जाए। और इसी को देखते हुए लगातार जो है इंडिया गठबंधन के अब नेता जो है काफी सक्रिय दिख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, या अब जिस तरह से यूपी की सियासत में अरविंद केजरीवाल की आज एंट्री होने वाली है। हालांकि थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों की कैश बरामदगी के मामले से जुड़ी एक खबर है। आज इस पूरे मामले को लेकर झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम कोर्ट में पेश होंगे। ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार किया था। इस दौरान बीजेपी ने जमकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के एक स्टाफ के घर से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। ईडी ने छापेमारी की थी जिसमें करोड़ों का कैश बरामद हुआ, जिसके बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन किया, पूछताछ के लिए बुलाया। 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद दूसरे दिन भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और जब फंसते हुए दिखाई दिए मंत्री आलमगीर आलम, तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, कमीशन खोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम पूरी तरह से ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं। ईडी ने बीते दिन उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज उनकी अदालत में पेशी होगी, कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि ईडी ज्यादा से ज्यादा दिनों की उनकी रिमांड मांग सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों की कैश बरामदगी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां झारखंड में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को बीते दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनके निजी सचिव के घर से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। कमीशन खोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें धीरे धीरे कर कड़ियां जो है जुड़ती जा रही है। कई सारे खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। इसके बाद ईडी ने सक्रियता दिखाते हुए और कार्रवाई करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को समन किया। 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में जब मंत्री आलमगीर आलम फंसते हुए नजर आए तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी ईडी की तरफ से कि मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड मांगी जाए। अब देखना यह होगा कि कितने दिनों की रिमांड यहां पर ईडी को मिल पाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से खबर है। कमीशन खोरी से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। हालांकि बता दें, पहली बार नहीं है, इस पूरे मामले में कई अधिकारियों को भी ईडी अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। और झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार का भी ये पहला मामला नहीं। हमने इससे पहले देखा था किस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, माफी चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई थी। अजय कुमार पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जिस तरह से बात की जाए, आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ईडी कोशिश यही करेगी कि उनकी रिमांड ईडी को मिल पाए। कितनी देर में कोर्ट में पेशी? 11 बजे लगभग निर्धारित समय है कोर्ट पेश होने का, और ईडी की टीम उनको कोर्ट पे पेश होने के बाद ईडी जो है उनको कोई तारीख के लिए रिमांड पर 1 सप्ताह के लिए वो अर्जी लगा सकती है। अब कोर्ट का निर्णय लेना है कि अब वो कितने दिन के लिए रिमांड उनको, कितने दिन की रिमांड के लिए अप्लाई कर सकती है ईडी? अजय, लगभग जो अभी तक सूचनाएं जो आ रही है इन लोग के सूत्रों के अनुसार वो 1 सप्ताह का अवधि मांगी गई है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह का अवधि में कोर्ट को निर्णय लेना है कि वो 1 सप्ताह में वो कितने दिन का इजाजत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, जिस तरह से कमीशन खोरी से जुड़ा ये पूरा मसला है, करोड़ों कैश इस पूरे मामले में बरामद हुआ, क्या माना जाए ये कड़ियां और कहां तक जुड़ती हुई और कौन कौन अब इसके रडार में? क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम तो फंस चुके हैं और साफ तौर पर आज कोर्ट में पेश होंगे, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। अब आगे कितने दिन की रिमांड मांगती है, हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये कड़ियां और कहां तक जुड़ती हुई? अजय कुमार, देखिए, इससे पहले जो ये कमीशन खोरी की जो मामला है, इसमें अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कई
मतलब जूनियर इंजीनियर से लेकर के असिस्टेंट इंजीनियर तक के हैं, ठेकेदार भी हैं इसके अंदर में। तो अब ये इसकी तार अब लगता है कि जो पूछताछ होगी, क्योंकि इतने बड़े भारी संख्या में पैसे की जो बरामदगी हुई, इस बात ये तो तय हो गया कि पूरी की पूरी पैसे जो थे वो 40 करोड़ रुपये कमीशन के थे। यानी आप समझ सकते हैं कि राज्य में ग्रामीण विकास जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुल का काम या सड़क का काम या गढ़वाल का काम ही, ये तीनों काम है मुख्य रूप से किए जाते हैं। तो इस समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में यहीं से पूरी कमीशन खोरी की तार, यानी पूरा समझ ले कि संजीव लाल जो मंत्री के निजी सहायक रहे हैं, वो पावर ब्रोकर के रूप में काम किया। उन्होंने पूरे राज्य में जितनी भी योजनाएं सैंक्शन हुई, जितने भी उनके अनुशासित किए गए, या 54वीं वित्त आयोग से हो या 15वीं वित्त आयोग से जो भी फंड हुआ केंद्र से लेकर राज्य तक में जितनी भी विकास की योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई गढ़ी जाती थी, उन सभी तमाम चीजों में भी कमीशन की खोरी की गई। तो आप समझ सकते हैं कि कई लोग ऐसे थे कि जो उस पूरे राज्य का टेंडर का मैनेज यहीं से हुआ करता था और उसकी पैसा का इकट्ठा यहीं होकर के फिर उच्च अधिकारियों तक जाता है। देखिए ईडी ने कल ही खुलासा जो जांच के बाद में ये चीजें आई हैं कि राज्य के इसके पहले जो एक बड़े अधिकारी हैं जो उनके नाम सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जांच पूछताछ के बाद एक राज्य के एक बड़े अधिकारी जो हैं और उनसे भी पूछताछ के लिए ईडी समन कर सकती है। अच्छा, जिस तरह से इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को पहले पूछताछ की गई, उनसे 9 घंटे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, यानी सबूत जो है उनके खिलाफ मिले ईडी को। ऐसे में क्या माना जाए, यहाँ पर आलमगीर आलम की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई? क्योंकि हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो मामले हैं उसमें सिर्फ आलमगीर आलम कोई पहले शख्स नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले हेमंत सोरेन पर कैसे कार्रवाई हुई या विधायक अंबा प्रसाद पर किस तरह से कार्रवाई हुई, तो कई सारे जो भ्रष्ट आप बोल सकते हैं जो नेता है उन पर कार्रवाई इस दौरान देखने को मिली। तो क्या माना जाए, आलमगीर आलम की मुश्किलें कितनी और बढ़ती हुई? बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए ईडी जो है साबुत पर बात करती है, कोई राजनीतिक और ये इन तमाम पॉलिटिकल दबाव या किसी चीजों पर नहीं करती। वो पूरे के पूरी साबुत के साथ आप समझ सकते हैं कि सरकार की, राज्य सरकार की एजेंसियां कहाँ थी कि एक कमरे में 40 करोड़ से अधिक पैसे रखे हुए थे। राज्य सरकार की वो एजेंसी एसीबी कहाँ थी, उनके इंटेलिजेंस कहाँ थी कि जो पैसे इतने बराबर वो पैसे के कमीशन खोरी हो रही थी राज्य में। आप उनकी एजेंसियां, सरकार के सूत्र कहाँ हुआ थे कि जो ग्रामीण विकास में इतने पैसे की मात्रा में वसूली की जा रही थी और सरकार को इसकी खबर नहीं थी। तो कहीं न कहीं ये ईडी कोई इस बड़े मामले का जानकारी उनकी इंटेलिजेंसिया काम की और वो बड़े रुपये उन्होंने बरामद किया सब उसके साथ। कि इसमें कोई झूठलाया नहीं जा सकता है। राज्य में बात तो ये तय है कि पैसे वो कहाँ से थे। इसी बात को लेकर के लगातार ग्रामीण विकास मंत्री से पूछताछ की गई कि ये पैसे आए कहाँ से आए, ये हैं किसके पैसे, क्योंकि वो हर एक बार वो इस बात को इनकार करते रहे कि ये मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतनी जो ईडी ने पूछताछ में जो इनके जो निचले स्तर पे जो इसके पहले जो गिरफ्तारी हुई, जो पैसे के लेकर के उनके निजी सचिव जो संजीव लाल है, जहांगीर आलम जो उनके नौकर जो उनके सेवक रहे हैं, तो उनसे जो भी पूछताछ हुई वो सारे चीजें मामले में ये स्पष्ट हुई कि ये पैसे कमीशन खोरी के हैं। इसी बात को लेकर के 2 दिन से लगातार ग्रामीण विकास मंत्री से पूछताछ की गई और इस बात को वो हमेशा इनकार करते गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, और इसी को लेकर जो है सियासत भी शुरू हो चुकी है अजय। भारतीय जनता पार्टी जमकर ये मुद्दा उठा रही है और इसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस को घेर भी रही है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इन लोगों की पूरी तैयारी है। अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा।
और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया गया, खट्टर साहब को ख़त्म कर दिया गया, एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? कहते हैं नहीं मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफ़ी कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी कम हो रही हैं, यूपी में इनकी कम हो रही हैं, बिहार में इनकी कम हो रही हैं, झारखंड में इनकी कम हो रही हैं, राजस्थान। जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के
यहाँ पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन का जो जहाँ से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो अपनी बात आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। उनकी कौन सी बात सच निकलेगी? अभी आपसे कहा कि 75 साल वाला जो वो है रूल नियम, उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ भी वो है, आज आपके साथ में भी आए आपके, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और जो सोहेल साथ में, और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? घूमने लगातार बोल रहे हैं, बता। संजय जी, आपने बात कही थी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई,
भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। लेकिन क्या ये justify हो जाता है?